देखिए, इस लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ये जो लेक्चर है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा, जैसे भी आप पढ़ पाएंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो ह्यूज ऑफ कंसेप्ट्स को एक साथ कैरी करता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर मैं मानता हूँ कि अगर आपका रासायनिक बंध केमिकल बॉन्डिंग अच्छा है तो आप केमिस्ट्री में श्योरली अच्छे होंगे, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप अच्छे होंगे ही होंगे। तो इसमें बात कर लेते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं समय को बिना ख़राब किए हुए। लेक्चर ऐसा बनाया जाएगा कि आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा, आपका समय ख़राब नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़, आप इसे अगर मन लगा के सीखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। मतलब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा दूसरी चीज़ों को देखने की। आप इस लेक्चर को लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स है, उस नोट्स को डाउनलोड कीजिए और अब डायरेक्ट क्वेश्चन बनाइए। हाँ जी, तो बॉन्ड की बात करते हैं। सबसे पहले बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होता है एक प्रकार का आकर्षण। एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स ही बॉन्ड होता है। पहली बात तो बॉन्ड की हमने बात करी। बॉन्ड एक आकर्षण का ही प्रकार है। अगर दो चीज़ों के बीच में अट्रैक्शन है तो वो एक बॉन्ड है। अब बात आती है केमिकल की, तो केमिकल्स के बीच में, केमिकल्स के अंदर कुछ कोई अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेज हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण के बंध हैं या आकर्षण के बल हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे? केमिकल बॉन्ड कहलाएंगे। इसको थोड़ा समझते हैं क्या होता है केमिकल बॉन्ड। तो ध्यान से देखिए, अगर दो एटम्स को या दो से ज़्यादा एटम्स को कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का बल उन्हें होल्ड करता है, उन्हें बांधे रखता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र परमाणुओं को, एटम्स को अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड करता है, स्वतंत्र परमाणुओं को अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड करता है और एक स्टेबल मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, स्थायी अणु का निर्माण करता है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आकर्षण का बल है, उसे केमिकल बॉन्ड कहेंगे, रासायनिक बंध कहेंगे। स्वतंत्र परमाणुओं को बांधे रखने वाला आकर्षण बल जो एक स्थायी अणु का निर्माण करे, उसे मैं रासायनिक बंध कहूँगा। सबसे पहली बात, होता क्यों है साहब, एक हल्का सा आइडिया दे देते हैं, बाकी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। कॉजेज़ ऑफ केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध बनने के कारण, बहुत गहरे कारण हैं, अभी बस जनरल चीज़ें बता रहा हूँ। पहली बात, तो वो पहली बात क्या है वो सुनिए आप। अगर मैं इनर्ट गैस को छोड़ दूँ, इनर्ट गैस बोले तो अक्रिय गैस, अगर मैं अक्रिय गैस को छोड़ दूं तो जितने भी एटम एग्जिस्ट करते हैं वो इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र एग्जिस्ट नहीं करते, उन्हें किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ना पड़ता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, आकर्षण के बंध के थ्रू उन्हें जुड़ना पड़ता है, उन्हें स्थायी होने के लिए मॉलिक्यूल बनाना पड़ता है। एक्सेप्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के अलावा जो एटम्स होते हैं उनकी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र एग्जिस्टेंस नहीं होती। फर्स्ट नोट आप लिख सकते हैं कि जो एटम्स होते हैं उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से वो नहीं पाए जा सकते। इसलिए वो क्या करते हैं, एटम्स और एटम्स मिलते हैं, आपस में मिलते हैं और मिलकर के
स्टेबल मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, मिलकर के आपस में स्टेबल मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, इसलिए वो वहाँ आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन जो एक प्रक्रिया है, इसमें देखिए लेस स्टेबल, कम स्थायी परमाणु, मोर स्टेबल मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। लेस स्टेबल एटम्स मोर स्टेबल मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो केमिकल यूनिट का निर्माण करते हैं। आपस में जुड़कर के केमिकल यूनिट का निर्माण करते हैं जो मोर स्टेबल होता है, अधिक स्थायी होता है। किससे? इंडिपेंडेंट एटम से। इन एटम्स को आप इंडिपेंडेंट एटम्स कह सकते हैं। क्योंकि ये लेस स्टेबल होते हैं। दूसरी बात, इतनी बात समझने के बाद में एक बात समझिए कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बंध का जो निर्माण होता है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बॉन्ड फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें अधिक स्थायी मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है जी, आगे देखिए। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए आप डेल एच का मान नेगेटिव लिख देते हैं। ठीक है जी। एंथैल्पी ऑफ दिस प्रोसेस या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बंध बनने की जो प्रक्रिया है वो एक्सोथर्मिक होती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन की जो एंथैल्पी होगी वो नेगेटिव होगी क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है जी। जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जितनी ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। समझ रहे हो? रिलीज एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पहली चीज़ आपने समझी सारी। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, बॉन्ड बनने का हम एक एनर्जी प्रोफॉर्मा समझते हैं। मेरे पास ये इंडिपेंडेंट एटम्स हैं जिनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन्फिनिटी हैं, अनंत दूरी पर ये दूर दूर स्थित हैं। और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं जो इन्फिनिटी पे हैं, मतलब वहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मैं इन्फिनिटी ले लेता हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? और ये एटम्स अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक केमिकल यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे आ गया, और भी कोई नज़दीक आ गए, ये एक केमिकल यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पर जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मैं R0 ले लेता हूँ, जिसे हम बोलेंगे एक्चुअल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। वास्तविक अंतर्नाभिकीय दूरी, जिसे मैं R0 से दिखा रहा हूँ। अब ये एटम नज़दीक नज़दीक आ गए, हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो। इसे मैं एक केमिकल यूनिट नाम दूंगा। एक केमिकल यूनिट बन गई। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं कि एटम्स नज़दीक आ गए हैं। यहाँ पर ये दूर दूर थे, एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं था। कोई इफेक्ट आया तो ये नज़दीक नज़दीक आ गए हैं। दूसरी चीज़, जब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, जब ये नज़दीक आएंगे, तो क्या होगा? इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगी। और जितनी एनर्जी कम होगी, वो एनर्जी रिलीज होगी।
गेटिंग माई पॉइंट? जितनी एनर्जी कम होगी उतनी एनर्जी रिलीज होगी। अगर मैं इन्फिनिटी पे, मानक तौर पे या स्टैंडर्ड तौर पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं अप्रोक्स 0 ले लेता हूँ, मानक तौर पे, स्टैंडर्ड तौर पे, तो क्या होने वाला है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो घटने वाली है, और वो कौन सी साइड में जाने वाली है? नेगेटिव साइड में। गेटिंग माय पॉइंट? पोटेंशियल एनर्जी का जब आप फॉर्मूला पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं? -k Q1 Q2/R। गेटिंग माय पॉइंट? और इसमें आप क्या पढ़ते हैं कि जैसे जैसे आप R बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। सॉरी, जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे जैसे आप दूरी घटाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। बोलो, समझ में आता है? तो जैसे जैसे आप नज़दीक ला रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, जितनी एनर्जी कम हो रही है एनर्जी रिलीज हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारा कॉन्सेप्ट है हमारा। तो ये जो केमिकल यूनिट है, एनर्जी यहाँ रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो उसे मैं केमिकल यूनिट बन गया है, साथ में क्यों हीट रिलीज होगी सब। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि केमिकल यूनिट फॉर्मेशन का जो ΔH है वो अपना Q है। गेटिंग माय पॉइंट? वो रिलीज होने वाली एनर्जी क्यों है, मतलब यहाँ एनर्जी रिलीज होने वाली है, इसीलिए स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है। हाँ जी, आगे देखो। तो सारी बातों से हमें क्या समझ में आया? सारी बातों से हमें ये समझ में आया कि स्टेबिलिटी ऑफ केमिकल यूनिट, जो हमारे पास रासायनिक इकाई बनी है, उसका जो स्थायित्व है वो ΔH केमिकल यूनिट फॉर्मेशन का मोड लेना है आपको, समानुपाती होगा। नेगेटिव ले नहीं लेना, नेगेटिव आता है क्योंकि एक्सोथर्मिक। अच्छा जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी केमिकल यूनिट की। जो केमिकल यूनिट में एनर्जी रिलीज हो चुकी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ केमिकल यूनिट, या फिर उसे आप मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? जितना ज़्यादा केमिकल यूनिट फॉर्मेशन ΔH है वो, एक और चीज़ अपन समानुपाती कर सकते हैं, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी जितना ज़्यादा रिलीज हो जाएगा, जितना कम होगा उतना ज़्यादा आपका स्टेबिलिटी ऑफ केमिकल यूनिट होगा। अच्छा जी, यही चीज़ समानुपाती होगी स्टेबिलिटी ऑफ केमिकल यूनिट किसके? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एटम्स के बीच में, उसके समानुपाती होगा कौन? स्टेबिलिटी ऑफ केमिकल यूनिट। आगे देखिए, अगली बात जो है कि जितनी एनर्जी रिलीज होने वाली है, देखो फटाफट देखिए कि जितनी एनर्जी रिलीज होगी
किसी भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। शॉर्ट में मैं इसे बीई, बंध ऊर्जा कहेंगे। अगर मुझे बंध निर्माण में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, फॉर सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसे क्या कहा जाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखिए बंध बन चुका है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ चुका है। एनर्जी रिक्वायर फॉर बॉन्ड ब्रेकडाउन, बंध को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, सेम बॉन्ड को, जो बंध बना है उसको बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी है, और उसी बंध को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर है वो क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बंध वियोजन ऊर्जा, उसे बोलेंगे बंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब ये जो प्रोसीजर है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसका डेल एच आप नेगेटिव लेते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसका आप जो डेल एच लेते हो वो बेटा पॉजिटिव लेते हो। बोलो समझ में आया? तो एनर्जी रिलीज फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। एनर्जी रिक्वायर फॉर बॉन्ड ब्रेकडाउन, उसे हम क्या कहेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक होती है, और ये एनर्जी रिक्वायर वाला एंडोथर्मिक होता है। मतलब कि बॉन्ड एनर्जी किसी भी एक बॉन्ड की जितनी होती है उतनी ही उसी बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, लेकिन एक एक्सोथर्मिक होती है और एक एंडोथर्मिक होती है। दूसरा अगर मैं देखूं, अगर इनका मोड लिया जाए तो ये दोनों इक्वल आते हैं। हाँ भाई, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो एग्जाम्पल में आप क्या देखते हैं कि मेरे पास दो इंडिपेंडेंट एटम है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ये फ्री हैं, ये फ्री एटम्स हैं, यहाँ R इन्फिनिटी है। अब ये जो एटम हैं ये मिलकर के एक केमिकल यूनिट बनाते हैं, या आप कह दो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है अच्छा, हाइड्रोजन के बीच में अगर मैं बॉन्ड देखूं तो सिंगल बॉन्ड बनता है। रिलीज जो एनर्जी है इसे मैं कहूँगा बॉन्ड एनर्जी, ठीक है जी। जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा वापस और इनमें वापस इनको इंडिपेंडेंट एटम में लाऊंगा, तो यहाँ मुझे एनर्जी रिक्वायर होगी। यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही थी, यहाँ एनर्जी रिक्वायर होगी। जिसे मैं कहूँगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखिए, जैसे मेरे पास है 6Cl gives 3Cl2 और इस रिएक्शन का जो डेल एच ये बता रहा है, ये बता रहा है -600 किलो कैलोरी। और सवाल आपसे ये है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन बताइए,
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन बताइए। तो इसको अगर मैं देखूं तो मैं क्या देखता हूं कि 3 Cl2 के मॉलिक्यूल बनने में 600 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। माइनस मतलब एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो बॉन्ड एनर्जी में भी रिलीज होगी, तो माइनस साइन के साथ 600 हो रही है रिलीज, कितनों के लिए? 3 के लिए। तो एक के लिए कितनी होगी? 600/3, तो टोटल कितनी आ गई? -200। बोलो कोई दिक्कत? अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव साइन लूँगा और इसको भी मैं डिवाइड कर दूँगा 3 से, क्योंकि 3 बनने के लिए इतनी रिलीज़ हो रही है, तो इसको तोड़ने के लिए उल्टा कर दूँगा ना। तो इसको वापस तोड़ने के लिए एक बॉन्ड की अगर मैं निकालूँ तो मैं 3 से डिवाइड करूँगा और वो आएगी +200 किलो कैलोरी। ये भी 200 किलो कैलोरी। आई थिंक ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। बॉन्ड एनर्जी क्या थी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या थी, किस तरह से इनको कैलकुलेट करते हैं। आगे देखिए, मेरे पास एक नोट है, एक कंसेप्ट और है जिस पे बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हाइड्रोजन ने मिलकर के H2 बनाया, मतलब H2 बनाया, तो एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, आकर्षण का बल आ गया। तो जितना अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा बंध मजबूत होगा, उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम किसकी टर्म्स में दर्शाते हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ के टर्म्स में। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। यानी कि बात क्या है कि देखो, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सुनते जाना, ऐसे आपको सोचना है, तो उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी। ध्यान रखना, उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी। उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी तो क्या होने वाला है? पोटेंशियल एनर्जी में अगर कमी आएगी तो क्या होने वाला है? रिलीज एनर्जी बढ़ेगी। बोलो समझ में आया? एनर्जी रिलीज बढ़ेगी, और जब रिलीज एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आया समझ में? और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बंध का सामर्थ्य बढ़ेगा। बोलो समझ में आया? ये सारी चीज़ें आपको एक साथ याद रखनी है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूँ आपको कि साहब जितनी ज़्यादा रिलीज एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करके याद रखनी है। तो देखो एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल ये है कि A प्लस B मिलकर के इसने AB बनाया। ठीक है जी। इस बॉन्ड का जो डेल H फॉर्मेशन है वो है -100 किलो कैलोरी। दूसरा मैंने बनाया P प्लस Q, और यहाँ जो P और Q के बीच में बॉन्ड बना, इस रिएक्शन का जो रिलीज एनर्जी है या बॉन्ड बना उसकी जो एनर्जी है वो वही हो जाएगी 50 किलो कैलोरी। ठीक है जी। तीसरा बना B प्लस B, यहाँ पे बना B2
और इसकी जो एनर्जी है वो -700 किलो कैलोरी है। तीसरा जो बना C+A, Ca, इसकी जो एनर्जी है वो है -500 किलो कैलोरी। तो आप क्या देख रहे हैं, सवाल मेरा ये है कि ये जो आपको कंपाउंड दिए गए हैं यौगिक, ये जो आपको यौगिक दिए गए हैं, इनमें मोस्ट स्टेबल कौन है? मोस्ट स्टेबल इज सर्वाधिक स्थायी कौन है, ये मेरा सवाल है। तो इनमें अगर मैं सर्वाधिक स्थायी देखूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि यहाँ पर 700 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जितनी रिलीज एनर्जी ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। किसकी स्टेबिलिटी? प्रोडक्ट की, ध्यान रखना। तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो B2 है वो मैक्सिमम स्टेबल होगा। हाँ भाई, ये समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। बंध निर्माण की क्रियाविधि क्या रहती है उसकी बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, अगला जो पॉइंट है उसको थोड़ा समझो। मैकेनिज्म ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इस चीज़ को समझेंगे अपन। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की जो क्रियाविधि है उसको समझेंगे। दूसरा हम साथ ही समझेंगे थ्योरी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एकदम से और उनको समझना है। देखिए, क्लोरीन 1 एटम है और क्लोरीन B एटम है। दोनों ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया Cl2। ये फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ये बॉन्डेड हैं, बंधित हैं। ये स्वतंत्र हैं, ये बंधित हैं, बंध के द्वारा बंधित हैं। देखो हुआ क्या है, ये Cl(a) है, ये आपका Cl(b) है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है जी। ये इसका ऑर्बिटल है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका ऑर्बिटल है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखिए। तो जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ 2 फोर्स काम करेंगे, 2 फोर्स यहाँ पर काम करेंगे। पहला, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स लगेगा रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक है जी। तो फोर्स ऑफ जो रिपल्सन लगने वाला है वो A के इलेक्ट्रॉन और Cl(b) के इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला है। Cl(a) के न्यूक्लियस और Cl(b) के न्यूक्लियस के बीच लगने वाला है। ठीक है जी। Cl(a) के न्यूक्लियस, Cl(b) के न्यूक्लियस, Cl(a) के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला है। लेकिन Cl(a) के इलेक्ट्रॉन व न्यूक्लियस के बीच, Cl(a) के इलेक्ट्रॉन, Cl(a) के न्यूक्लियस व Cl(b) के इलेक्ट्रॉन के बीच, ये तो विपरीत आवेशित है ना, अपोजिट चार्ज है।
यहां पर जो आएगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो दो तरह के फोर्स यहां पर काम करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रथम प्रकार, द्वितीय प्रकार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान दें, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लाइज कर रहे हैं वो कहां कहां है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है Cl के न्यूक्लियस A के और Cl B के इलेक्ट्रॉन के बीच, Cl A के इलेक्ट्रॉन Cl B के न्यूक्लियस के बीच। अगर अपोजिट चार्ज कर दोगे तो अपोजिट चार्ज वाली स्पीसीज के बीच में अट्रैक्शन है, सेम चार्ज वाली स्पीसीज के बीच में रिपल्शन है। इतना समझ में आया? आगे की बात देखो। अब ये सारा समझने के बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखो। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले की बात करूं, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तभी तो नज़दीक आएंगे और एक बॉन्ड बनेगा। भाई फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, और ज़्यादा होता है इसीलिए बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अगली बात देखो, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर होता है। ज़्यादातर बच्चे इसको रिपल्शन को ज़्यादा कर देते हैं। नहीं, बंद बन गया है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बंद बनने के बाद, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और आफ्टर दैट, एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन के इक्वल रहता है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हाँ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन की एक प्रक्रिया है जिसमें मेन बातें जो हैं मैंने आपको बता दी। उसके बाद आता है थ्योरीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं कर्व बनाऊं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के साथ में, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के साथ में, तो दो तीन चीज़ें आप समझ लीजिए कि आपको तब तक नज़दीक लाना है दोनों को जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर हो जाए। उसके बाद आप नज़दीक लाएंगे और ज़्यादा नज़दीक लाएंगे तो आर नोट जो एक्चुअल थी उससे और कम आएगी, और जब उससे और कम ले जाओगे आर नोट से तो रिपल्शन फिर ज़्यादा हो जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ से यहाँ जब बढ़ता जा रहा है तो देखिए ध्यान से, तो जब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो एक्चुअल है वो आर नोड है, जिसे मैं बॉन्ड लेंथ कह सकता हूँ। बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये पूरी की पूरी बॉन्ड लेंथ होगी। आगे देखिए, अगर मैं इससे कम करता हूँ तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाएंगे और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर मैं इससे कम कर लेता हूँ तो। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर मिनिमम होगी, जो बॉन्ड लेंथ वाला पॉइंट है वहाँ पर जाके जो पोटेंशियल एनर्जी ये नेगेटिव साइड में, पोटेंशियल एनर्जी ये पॉजिटिव साइड में, ये ज़ीरो, यहाँ पर जाकर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी
और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर होंगे और यहीं पर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी, आप धीरे 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 उन्हें नज़दीक ला रहे थे। एक पॉइंट आया जहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो गया। पहले क्या स्थिति थी? पहले था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। आप और नज़दीक लाते गए। ये बंद बनने से पहले का डायग्राम है इधर, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। पहले फ्री स्टेट में रहेंगे, यहाँ पर आगे जाके इन्फिनिटी आ जाएगी। आया समझ में? और ये जो है इधर वाला, इसके इधर ये है आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ये आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन की स्थिति है। बॉन्ड बनने से पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थे, धीरे धीरे आया, एक जगह बराबर हो गए। उसी पॉइंट पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हुई और वो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई उतनी एनर्जी रिलीज हुई। तो ये जो कर्व है यहाँ से यहाँ तक एनर्जी का, ये बॉन्ड एनर्जी को दिखाता है। और ये जो लेंथ है, ये आर नोड एक्चुअल, ये बॉन्ड लेंथ को दिखाता है भाई। ये बॉन्ड लेंथ को दिखाता है और ये बॉन्ड एनर्जी को दिखाता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो कर्व दिया जाता है मॉलिक्यूल्स के लिए, यहाँ पर आपने आर नोड से कम कर दी तो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी से भी बढ़ जाएगी, मतलब पॉजिटिव साइड में बढ़ जाएगी। इन्फिनिटी तो हम अप्रॉक्स 0 लेते ही हैं, एज ए स्टैंडर्ड के तौर पे हमने लिया था। तो ये सारा समझ में आया होगा आपको। फिर हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। हमने 2 चीज़ ऑब्जर्व करी हैं, उस पे बेसिस पे 2 कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है आर, उसकी वैल्यू मैं इन्फिनिटी से आर नोड तक लेके आ रहा हूँ। ठीक है जी। मान लीजिए इन्फिनिटी पे जो भी थी, उसके बाद मैंने इसको 20 एंगस्ट्रॉम किया, फिर उसको मैंने 10 एंगस्ट्रॉम किया, फिर उसको मैंने 5 एंगस्ट्रॉम किया और फिर वो आर नोड हो गई। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को बताऊँ तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, मान लो यहाँ पर वो थी 0, सॉरी इन्फिनिटी पे 0 लेंगे, तो 20 एंगस्ट्रॉम पे वो आके हो गई -40 किलो कैलोरी। 10 एंगस्ट्रॉम पे लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी और रिलीज हो जाएगी, वो हो जाएगी 80 किलो कैलोरी के आसपास। आप और रिलीज करिए, वो हो जाएगी 120 -120 किलो कैलोरी के पास। और आर नोड आते आते वो हो जाएगी -160 किलो कैलोरी के आसपास। तो हम क्या देख रहे हैं, जब मैं यहाँ से यहाँ तक आ रहा हूँ आर नोड तक, तो मैं यहाँ आर के मान को घटा रहा हूँ। तो आर का मान जब हम घटा रहे हैं तो साथ के साथ पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी घट रही है। क्या मतलब है इस बात का? आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, -K1Q2/R। तो R जैसे जैसे घटाओगे पोटेंशियल एनर्जी वैसे वैसे घटेगी ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात देखिए, आपको कंपैरिजन करना है। मैं आपको कर्व दे रहा हूँ तो आपको दोनों कर्व की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी को आपको कंपेयर करना है। तो मैंने आपको कर्व क्या दिया है? कर्व मैंने आपको दिया है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो मेरे पास एक कर्व तो ये है और दूसरा मेरे पास कर्व ये है।
तो आप क्या देखते हैं, ये ए कर्व है, ये बी कर्व है, ठीक है जी। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो ए कर्व की कम है बॉन्ड लेंथ बी से। बी की बॉन्ड लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, ए की यहीं ख़त्म हो जाती है। आया समझ में? जबकि बी का थोड़ा और लंबा है। दूसरी बात अगर मैं देखूँ कि बॉन्ड एनर्जी, ये रहा बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो ए का ज़्यादा है किससे? बॉन्ड एनर्जी बी से। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा बी से, ठीक है जी। तीसरी चीज़, अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए भी बड़ा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी। बड़ा क्यों होगा? क्योंकि जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी की उतनी उसको वापस चाहिए, तब जाके वो बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे कि जैसे जैसे मैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को कम करता हूँ, अंतर्नाभिकीय दूरी को कम करता हूँ, तो मेरी जो स्थितिज ऊर्जा है, मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी घटती है। ये फार्मूला आप 12th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है जी। पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्ड। भाई इतना केमिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड कर रहे हो, ये केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? इसका कारण क्या है? रासायनिक बंध बनने के कारण, कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्या कारण है इसका बनने का, वो देखिए। पहला कारण, एक कारण नहीं है, और भी कारण है। पहला कारण है रिलीज एनर्जी एंड गेन स्टेबिलिटी। ऊर्जा का उत्सर्जन करना और स्थायित्व को प्राप्त करना। जब बंध बनाया जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अभी। पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी, जितनी ज़्यादा कमी आएगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बोलो समझ में आया? तो पहला कारण तो ये था। दूसरा जो कारण है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो देखिए। दूसरा जो कारण है वो है तो देखो दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण है ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। ध्यान से सुनिए, ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। क्या होता है अष्टक नियम, क्या होता है ऑक्टेट रूल, वो सुनिए आप ध्यान से। कि दुनिया में जितने भी एटम हैं ये स्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए अपनी वैलेंस शेल में जो इनकी वैलेंस शेल होती है, उस वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, NH2 NP6 लाने की कोशिश करते हैं।
जैसे जितनी भी हमारी इनर्ट गैस हैं वो सब की सब NH2 NP कॉन्फ़िगरेशन NP6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल होता है बाह्यतम कोश, आउटर मोस्ट शेल। संयोजी कोश हिंदी में बोले तो। हाँ जी, तो 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपने संयोजी कोश में कोई भी एटम 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करता है और उस 8 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश में लाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। उन तरीकों पे अब बात करेंगे अपन कि वो क्या क्या मेथड हैं जिनके द्वारा वो 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लाने की कोशिश करता है। तो इनर्ट गैस जो कॉन्फ़िगरेशन है 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, वो कॉन्फ़िगरेशन लाने की कोशिश करता है दुनिया का हर एटम, क्योंकि इनर्ट गैस जो हैं उनके पास ऐसा विन्यास है और वो स्टेबल हैं। जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे स्टेबल हैं आपकी इनर्ट गैस। फ्री स्टेट में भी स्टेबल हैं, उनको किसी से बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, 8 इलेक्ट्रॉन का विन्यास है, NH2 NP6 विन्यास है, उसकी वजह से वो स्थायी हैं। तो दुनिया का जो भी एटम है वो ये वैलेंस शेल में आने के लिए, स्थायित्व पाने के लिए, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए, स्थायित्व पाने के लिए, ऑक्टेट लाने के लिए सारे काम धाम करता है। बंध का निर्माण करता है और बंध का निर्माण भी अलग अलग तरीके से करता है। कैसे करता है उसकी बात हम बाद में करेंगे। कुल मिला के हर एटम ये प्रयास करता है, ये ट्राई करता है, ये कोशिश करता है कि उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, जिससे उसको वो स्टेबिलिटी गेन हो जो इनर्ट गैस के पास है। आया समझ में? ये सारा जो मैंने रामायण बताई है आपको, सारी कहानी, वो है ऑक्टेट रूल। हाँ जी, आगे देखिए। अब हम बात करेंगे इसके मेथड की। हाँ जी, अब हम बात करेंगे मेथड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। वो अपना अष्टक पूरा कैसे करते हैं, इसके लिए क्या क्या करते हैं उसकी बात करेंगे। ध्यान से देखिए। सबसे पहला शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जैसे मेरे पास सोडियम है और मेरे पास क्लोरीन है। अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, 11 नंबर पे आता है, 11 यानी 23। क्लोरीन जो होता है 17 नंबर पे आता है। ठीक है जी, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 287। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में और आउटर मोस्ट में 7। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वैलेंस शेल। इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब दिक्कत क्या है, दोनों को 8 करने हैं अपनी आउटर मोस्ट शेल में। तो इसके पास एक ऑप्शन है, ये अपनी आउटर मोस्ट शेल को ही ख़त्म कर दे और सेकंड को अपनी आउटर मोस्ट शेल बना ले, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दे। इसे हम शिफ्टिंग समझ लो आप। शेयरिंग की जगह मैं इसे शिफ्टिंग ही बोल देता हूँ। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरण। आगे देखिए, तो इसने इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया, तो यहाँ पर क्या विन्यास आ गया साहब? Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसकी आउटर मोस्ट शेल दूसरी हो गई, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए।
इसी तरह से क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन के ऊपर माइनस आवेश आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में भी 8, इसकी आउटर मोस्ट शेल में भी 8। अब दोनों के ऑक्टेन कंप्लीट हो गए शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो आगे देखो, तो इससे क्या हुआ साहब, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया तो दोनों पे अपोजिट चार्ज आ गया, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया सब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। अभी कौन सा फोर्स आ गया उसकी तरफ ध्यान मत दो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दो जब पास आएंगे अपोजिट चार्ज तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया तो सब बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेन दोनों का कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे NaCl में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने क्या कह दिया, सब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेन कंप्लीट हुआ और ऑक्टेन कंप्लीट होने की वजह से वहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे MgO, तो इसमें क्या होगा साहब, जो Mg है वो +2 में है और जो ऑक्सीजन है वो -2 में है। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 2 और ले लिए 8 हो गए। Mg की आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 2 होते हैं, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 होते हैं, तो इसने क्या किया 2 8 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 2 तो इधर चले ही गए ना, ये रहे 2, ठीक है। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए साहब, 2 और 8 हो गए, और इसकी आउटर मोस्ट शेल ये हो गई। आया समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? अब एक के साथ शेयरिंग की है, 2 के साथ भी शेयरिंग कर सकता है। जैसे Ca है कैल्शियम, तो कैल्शियम की आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये इसको निकाल दे तो इसके इनर मोस्ट में 8 रह जाएंगे, NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा, 20 नंबर पे आता है। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया क्लोरीन को एक को, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने दिया क्लोरीन दूसरे को, Cl-, तो यहाँ से इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट और इसका अंदर वाला कंप्लीट। आया समझ में? 2 तो इसने डोनेट कर दिए, तो 2 तो इसने निकाल दिए, तो यहाँ से क्या बन गया, CaCl2। अकेला आइटम 2 को भी डोनेट कर सकता है। आया समझ में? इसलिए हमने केमिकल यूनिट नाम दिया है, एक से ज़्यादा के साथ भी एक साथ बन सकता है। हमने एक साथ मॉलिक्यूल बोला और हमने उसको केमिकल मॉलिक्यूल बोला, या हमने ये नहीं बोला कि सब 2 एटम के बीच में ही बनेगा, हमने बोला कि सब केमिकल यूनिट बनेगी, और वो हमने इसीलिए बोला। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पहला मेथड था शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो देखो, इसमें देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी कई मेथड हो सकते हैं। पहला देखिए, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आगे पढ़ेंगे। एक होता है अनइक्वल शेयरिंग। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें लॉन पेयर शेयरिंग करते हैं अपन, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। थोड़ी जानकारी ले लो मोटी मोटी, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और एक होती है अनइक्वल शेयरिंग, इसको हम बोलेंगे सिंगलेट बॉन्ड। इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है जी। तो आगे देखो, तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मेरे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की जो आउटर मोस्ट शेल होती है, 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहले आप लीजिए क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में अभी आपने देखा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से। साहब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, इनको बोलते हैं लिवाइस सिंबल। जिस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको बोलते हैं लिवाइस सिंबल। तो ये देखिए, ठीक है। अब इसने भी इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया है और इसने भी इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया है। ये इस इलेक्ट्रॉन पर इसका भी हकदार है और इसका भी हक है, दोनों का हक है। मतलब ये तो इस तरह से शेयरिंग हो गई और इसके लिए इस तरह से शेयरिंग हो गई। तो इसके जब इलेक्ट्रॉन मैं काउंट करूँगा तो इसके सहित 8 आएंगे आउटर मोस्ट शेल में। मतलब इसका NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन या 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया और इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया। मतलब ऑक्टेन दोनों का कंप्लीट हो गया। और जब ऑक्टेन कंप्लीट हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। तो इस तरह से क्या बना, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया इक्वल शेयरिंग से। आगे देखो अगला एग्जाम्पल, यहाँ 3 एग्जाम्पल लेने हैं मेरे को। अगला एग्जाम्पल देखो, मैंने ऑक्सीजन लिया और ये दूसरा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके देखो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई यहाँ पर, ये वाली और ये वाली। और इसके काउंट करो तो इसकी भी हो गई। तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ शेयरिंग 2-2 इलेक्ट्रॉन की हुई। तो देखो इसको तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। गेटिंग माई पॉइंट भाई, यहाँ 2-2 बॉन्ड की शेयरिंग हुई है। तो ये 1 2 3 4 ये कौन से हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इनको बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल के वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन में जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है, और 2 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से 2 बॉन्ड बनेंगे। तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। इसी तरह से देखिए नाइट्रोजन है और दूसरा नाइट्रोजन है। तो एक नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं साहब। अब इसको चाहिए 3 शेयरिंग के लिए, तो 3 इससे लिए और इसने 3 इससे लिए, आपस में शेयरिंग हो गई साहब। 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 1 2 3, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3, बंदी युग्म 1 2 3, बंदी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, युग्म 3 इलेक्ट्रॉन 6। तो देखिए इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। इसको मैंने कैसे दिखाया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये। इसको मैंने कैसे दिखाया, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। एक बात यहाँ ध्यान रखना, जो पहला बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा कहते हैं, जो पहला बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा कहते हैं, और बाद वाले जो भी बनते हैं उनको पाई कहते हैं। बाद वाले जो भी बनते हैं उनको पाई बॉन्ड कहते हैं। तो पहला बॉन्ड सिग्मा, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा सह संयोजी बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में इसको सह संयोजी बोलते हैं। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो पहला बॉन्ड सिग्मा, बाद वाले पाई, पहला बॉन्ड सिग्मा, बाद वाले पाई। यहाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 1, समझ लेना इस बात को। यहाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 4, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 2, यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 6, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 3। हाँ भाई आगे देखो, अब आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसह संयोजी बंध। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें देखिए
तो इसमें क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग होती है। जैसे नाइट्रोजन है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। इसने साहब हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, दूसरे हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तीसरे हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अपना ऑक्टेन कंप्लीट कर लिया, ठीक है जी। ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में गया, ये भी हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में गया, तो और ये भी हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में गया। आप क्या देख रहे हैं, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वैलेंस शेल में, कहाँ पर, वैलेंस शेल में, उसे लोन पेयर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो वैलेंस शेल में हो और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो। तो देखो, दूसरा मेरे पास है BF3। तो BF3 में हम आगे पढ़ेंगे कि वैलेंस शेल होती है, ठीक है। इसका ऑक्टेन भी कंप्लीट नहीं होता, अभी बताएंगे। तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। किसमें, NH3 में और BF3 में। आया समझ में। इसी तरह से NH3 में और H+ में भी बनता है, और यहाँ से बनता है अमोनियम NH4+। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये दूसरा मेथड हो गया ऑक्टेन कंप्लीट करने का, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ये पहला था शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग, दोनों शेयरिंग हो रही है। आगे देखिए, अनइक्वल शेयरिंग सिंगल एंड बॉन्ड। इसे साइंटिस्ट ने दिया था इसे, देखो क्या दिया था वो देखो कि कभी कभी सिंगल इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग होती है। जैसे ये फॉस्फोरस है, इसके आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन फैमिली में है, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इसने क्लोरीन से शेयरिंग कर लिए। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी होती है, क्लोरीन का ऑक्टेन कंप्लीट हो जाता है। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करनी होती है, अभी बताया था, ऑक्टेन कंप्लीट हो जाता है। अब फॉस्फोरस ने भी क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली, फॉस्फोरस का भी इलेक्ट्रॉन ऑक्टेन कंप्लीट हो गया। देख लो आप। अब क्या होता है, 2 क्लोरीन और जुड़े होते हैं, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन उनको शेयरिंग के लिए देना होता है। जैसे यहाँ पूरा का पूरा लोन पेयर दिया है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, यहाँ 1-1 इलेक्ट्रॉन देगा, एक क्लोरीन को और दूसरे क्लोरीन को। इस तरह से आप समझा सकते हो PCl5 को कि साहब ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर। यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा रहा है, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा रहा है, और जब सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाता है उसे सिंगलेट बॉन्ड कहते हैं, और जब डबल इलेक्ट्रॉन लोन पेयर शेयरिंग में जाता है तो उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसय संयोजी बंध कहते हैं। इसे हिंदी में भी भाई एकल बंध बोलते हैं या सिंगलेट बॉन्ड। एकल बंध भी नहीं बोलते, हिंदी में भी इसको सिंगलेट बॉन्ड ही बोलेंगे, ये ध्यान रखना आप। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि ऑक्टेन कंप्लीट करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। आपका मेथड हो सकता है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला मैंने बताया। दूसरा आपका मेथड हो सकता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग आपकी इक्वल हो सकती है, शेयरिंग आपकी अनइक्वल हो सकती है। आपकी शेयरिंग कोवलेंट बॉन्ड को जन्म दे सकती है। कोवलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आया होगा समझ में। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसे ये कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 3 जो पेयर हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो मैं इसे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मेथड ऑफ कंप्लीट ऑक्टेन कंप्लीट करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं।